Learning for gold. हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आइए हम लोग अध्याय 2 को आगे बढ़ाते हैं। अम्ल, क्षारक एवं लवण। कल के वीडियो में हम लोगों ने बहुत कुछ देखा था, जैसे सूचक किसे कहते हैं, अलग अलग अम्लों के नाम देखा था जो अलग अलग पदार्थों में पाए जाते हैं। क्षार की उपस्थिति देखा था। हम लोगों ने उसमें देखा था कि हमारे दैनिक जीवन में अम्ल एवं क्षार कहाँ कहाँ पे महसूस होते हैं। तो ये सब हम लोगों ने उस वीडियो में देखा था। जिन्होंने उस वीडियो को नहीं देखा है, इसके पहले वीडियो को, वो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उसको जा कर के आप अवश्य देख लें। और आप अगर चाहते हैं तो मैंने अपने चैनल में कक्षा 10वीं विज्ञान करके एक प्लेलिस्ट बनाया है, उसमें भी जा कर के आप सीरियल वाइज सारे वीडियोस को आप देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक बार फिर से बोल देना चाहता हूँ, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जैसा कि आपको राइट कॉर्नर पे बेल आइकॉन का सिंबल दिख रहा होगा, उसको भी आप ज़रूर प्रेस करें, ताकि आप लोगों को मैं जब भी वीडियो डालूँ और वो वीडियो आपको मिलता रहे। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, घर बैठे आप साइंस की पढ़ाई कर सकते हैं। और भी अन्य सब्जेक्ट की वीडियो मैं कोशिश करूँगा कि बहुत जल्दी से आप लोगों को उपलब्ध करा सकूं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज के चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं, अध्याय 2 को। इसमें हम सबसे पहले आज बात करते हैं क्षारक एवं क्षार। ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए, क्षारक एवं क्षार। तो क्षारक किसे कहेंगे? क्षारक किसे कहेंगे? जिस पदार्थ में, है ना, क्षारीय, नोट कर रहे हैं आप, नोट करते जाइए, जिस पदार्थ में क्षारीय तत्व की उपस्थिति हो उसे क्षारक कहेंगे। ठीक है, अब क्षार किसे कहेंगे? क्षार उसे कहेंगे, प्रत्येक क्षार जो है वो जल में घुलनशील नहीं होते हैं। प्रत्येक क्षार जो है वो जल में घुलनशील नहीं होते हैं। तो जो क्षारक जो है वो जल में घुलनशील होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। तो ये परिभाषा आपको क्लियर हो गई होगी। क्षारक किसे कहते हैं? वे पदार्थ जिनमें क्षारीय धातु या क्षार धातु उपलब्ध हो, क्षारीय गुण उपलब्ध हो, है ना, उसे क्या कहेंगे हम लोग? क्षारक धातु कहेंगे। प्रत्येक क्षारक जो है जल में घुलनशील नहीं होता है। ठीक है, तो जो क्षारक जल में घुलनशील होता है उसे हम लोग क्षार कहते हैं, या उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? अल्काली। ठीक है, मैं आप लोगों को कुछ अब इंग्लिश टर्म्स भी बताते जाऊंगा। तो जो क्षारक जल में घुलनशील होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। ठीक है, ये दोनों आपने परिभाषा नोट कर लिया होगा। और जो नोट नहीं कर पाए होंगे वो कृपया वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं अम्ल एवं क्षार के रासायनिक गुणधर्म के बारे में। ठीक है, अम्ल एवं क्षार के रासायनिक गुणधर्म। तो एक एक करके इसको देखते जाएंगे हम लोग। आप लोग इसको प्रॉपर नोट करते जाइए। गुणधर्म। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहला हेडिंग डालिए, है ना, सबसे पहला लिखिए अम्ल एवं क्षार की धातुओं से क्रिया। धातुओं से क्रिया। सबसे पहले क्या देखेंगे? अम्ल एवं क्षार की धातुओं से क्रिया। अब धातुओं से क्रिया की बात करने से पहले सबसे पहले हम ये देख लेते हैं धातु किसे कहते हैं। आप लोगों ने कक्षा 9 में पढ़ा होगा कि धातु किसे कहते हैं, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को एक बार उसको रिमाइंड करा देता हूँ। तो धातु किसे कहते हैं? धातु वे पदार्थ होते हैं, है ना, या वे पदार्थ होते हैं जिनमें क्या होती है? चमक होती है, जो विद्युत तथा ऊष्मा के सुचालक होते हैं और जिनमें हमेशा धन आयन उपलब्ध रहते हैं।
ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा। धातु किससे कहते हैं? जिसमें धनायन होते हैं और जो ऊष्मा तथा विद्युत की सुचालक होती है और जिसमें चमक होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अम्ल एवं क्षार की धातुओं से क्रिया। तो जब अम्ल एवं क्षार धातु से क्रिया करते हैं तो हमेशा क्या होता है? हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। ठीक है, ये नोट कर लीजिए आप लोग। अम्ल एवं क्षार जब धातु से क्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस विस्थापित होती है। अब एक एक उदाहरण देख लेते हैं दोनों का। सबसे पहले बात करते हैं हम अम्ल। हमने पढ़ा अभी अम्ल की क्रिया धातु से जब होती है तो क्या बनते हैं? जो भी बनता होगा यहाँ पे, और प्लस में क्या होता है? हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। ठीक है, उदाहरण देखें, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ना, 2HCl प्लस धातु क्या है? जिंक। जब जिंक के साथ इसकी क्रिया कराई जाती है तो क्या बनते हैं? जिंक क्लोराइड ZnCl2 प्लस H2। क्लियर हो गया? तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए बढ़िया से। देखिए, हमने बोला 2HCl प्लस जिंक, ये हुआ आपका अम्ल, ये हुआ धातु। तो इसके साथ जब क्रिया करती है तो क्या बनती है? ZnCl2 प्लस H2। तो जैसे हम लोगों ने हेडिंग जो दिया है, देखिए हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही है। ये हुआ धातु का अम्ल के साथ क्रिया। अब जब क्षार के साथ क्रिया होगी तो क्या बनेगा? देखते हैं। क्षार के साथ क्रिया में 2NaOH, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड, प्लस इसका भी क्रिया जिंक के साथ जब कराते हैं तो क्या बनेगा? इसको जब गर्म कर देंगे तो Na2ZNO प्लस H2 गैस यहाँ भी मुक्त होगी। तो Na2ZNO को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग सोडियम जिंकेट। तो देख लिया हम लोगों ने, जब अम्ल या क्षार दोनों की क्रिया धातु से होती है तो दोनों ही में हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। अब देखते हैं दूसरा, धातु कार्बोनेटों से अम्ल की क्रिया है ना। दूसरा लिखिए हेडिंग, धातु कार्बोनेट की अम्ल के साथ क्रिया। तो जब धातु कार्बोनेट अम्लों के साथ क्रिया करते हैं तो क्या करते हैं? तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। ठीक है, इसका उदाहरण देख लेते हैं। Na2CO3, चलो मैं इसको मिटा देता हूँ। Na2CO3, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट, जिसे आप लोग धोने का सोडा भी कहते हैं। ये हुआ आपका धातु कार्बोनेट। इसका अम्ल के साथ क्रिया करा देते हैं 2HCl, तो क्या बनेगा? देखिए 2NaCl। तो क्या बना? सबसे पहले बना लवण और उसके बाद में बनेगा जल H2O और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होगी। नोट कर लिया इसको भी। तो धातु कार्बोनेट के साथ जब अम्ल की क्रिया होती है तो क्या क्या बनते हैं? लवण बनता है, जल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। अब तीसरा देखते हैं, जब क्षार की क्रिया धात्विक ऑक्साइड के साथ होती है। तीसरा हेडिंग डालिए, धात्विक ऑक्साइड प्लस में क्षार, तब उसमें क्या बनते हैं? तब उसमें बनते हैं लवण और जल। ठीक है, इसका उदाहरण देखते हैं। धात्विक ऑक्साइड जैसे हुआ
SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, प्लस में क्षार 2NaOH जिसको क्या बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसके साथ जब क्रिया होगी तो क्या बनेगा लवण Na2SO3 प्लस में जल H2O। ठीक है, ये देख लिया। अब अगला देखते हैं पांचवा। जब अम्ल और क्षार की क्रिया होती है तो क्या बनता है, इसको हम लोगों ने कल भी पढ़ा था। जब अम्ल और क्षार की क्रिया होती है तो क्या बनता है, तब बनता है क्या लवण एवं जल। ठीक है, जैसे उदाहरण देखिए HCl ये हुआ आपको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, प्लस NaOH ये हुआ सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब ये दोनों का क्रिया होगा तो क्या बनेगा NaCl जिसे हम लोग सोडियम क्लोराइड या नमक भी बोलते हैं, प्लस में H2O। ठीक है, तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया अम्ल एवं क्षार के रासायनिक गुणधर्म। आपके सिलेबस में इतना ही दिया हुआ है, वैसे तो और भी बहुत सारे हैं, तो आपको अभी फ़िलहाल इसमें इतना ही पढ़ना है। आगे और भी इसके बारे में जब आप कक्षा 11वीं में चले जाएंगे तो और अच्छे से पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं आयनीकरण के बारे में। तो बच्चों आप लोगों को क्लास कैसा लग रहा है ये मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोग और कुछ चाहते हैं जिसमें मैं इम्प्रूवमेंट करूं तो भी मुझे बताइए, और समझ आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये भी मुझे बताइए, क्योंकि अगर आपको समझने में परेशानी हो रही होगी तो मैं उसको दूसरे तरीके से और समझा सकता हूं। अभी मैं ये मान के चलता हूं कि आप लोगों को क्लास 9वीं में जो पढ़े हैं, 9th में पढ़े हैं, वो बहुत सारी अभी आपको याद होगी, उस हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ। चलिए अब हम बात करते हैं आगे आयनीकरण के बारे में। आयनीकरण जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं आयोनाइजेशन। ठीक है, तो आयनीकरण क्या होता है, सबसे पहले इसको हम लोग देख लेते हैं। जब पदार्थ जो है ना, पदार्थ जो है अपने विलयन मतलब जलीय विलयन में जब अपने आयन में विभक्त हो जाता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है विद्युत का चलन होने लगता है। उसके इसी गुण को आयनीकरण कहते हैं तथा उस पदार्थ को आयन कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं अगर बात करूं तो HCl की अगर मैं बात करता हूं, मान लो, तो ये क्या होगा जब इसका जलीय विलयन जब इसको जल में जब घोला जाएगा तो ये H + Cl ये दो भाग में टूट जाएंगे। ये अपने अवयवी पदार्थों में टूट जाते हैं जिससे इसमें विद्युत का चलन होने लगता है, तो उसे क्या कहते हैं आयनीकरण कहते हैं, और उस पदार्थ को आयनिक पदार्थ कहते हैं। इसका उदाहरण आप और दूसरा देख सकते हैं, जैसे H2SO4 इसको जब जलीय विलयन में घोलेंगे तो क्या होगा, ये 2H प्लस है ना, और प्लस 2OH ये माइनस, तो इसमें क्या होगा ये हाइड्रोजन, सॉरी ये 2H प्लस तो ठीक है, 2H प्लस प्लस SO4 है, यहाँ पे SO4 2 माइनस। ठीक है, हाइड्रोजन और सल्फर दोनों अलग अलग भागों में टूट जाते हैं। और दूसरा देख लीजिए जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो ये क्या होगा कैल्शियम प्लस हाइड्रोक्साइड दोनों में टूट जाएंगे, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे आयनिक पदार्थ बोलेंगे। और ये टूट जाने की घटना को आयनीकरण कहेंगे। किस में टूट जाने की घटना को, जल में जा कर के अपने पदार्थों अवयवी पदार्थों में विभक्त हो जाने की घटना को आयनीकरण कहेंगे। तो लिखिए परिभाषा, आयनिक पदार्थ वे पदार्थ जो जलीय विलयन में अपने आयनों में विभक्त होकर विद्युत का चालन करते हैं, उसे आयनिक पदार्थ कहते हैं। ठीक है,
इसी प्रकार अम्ल एवं क्षार में भी इस प्रकार की घटना होती है, तो उस अम्ल एवं क्षार को भी हम क्या बोल सकते हैं, आयनिक पदार्थ भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके आगे हम पढ़ाई करते हैं। तो इसके बारे में सबसे पहले आयनीकरण के बारे में एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था क्या, आर्हेनियस है वो, आर्हेनियस महोदय ने सबसे पहले आयनीकरण के बारे में बताया था 1884 में। ये कौन थे, ये एक स्वीडिश वैज्ञानिक थे। ठीक है ना, ये विशिष्ट गुण के बारे में बताया था और इसके लिए इसको 1903 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था रसायन के क्षेत्र में। तो ये भी आप नोट कर लीजिए, आयनीकरण के बारे में सबसे पहले बताया था। और इन्होंने अम्ल एवं क्षार के जलीय विलयन को समझने का कोशिश भी किया था। तो आर्हेनियस के अनुसार अम्ल किसको कहा गया है, ये आर्हेनियस ने अम्ल किसको कहा गया है, एक ऐसा अणु जो जलीय विलयन में H+ और H+ आयन है ना, और ऋण आवेशित आयन में विभाजित हो जाता है। जैसे मैं बात करूं HCl, तो जब इसको जलीय विलयन में हमने देखा था तो क्या हुआ, H+ आयन प्लस Cl माइनस आयन है ना, प्लस और माइनस मिलकर के ये बनते हैं। तो अभी देखिए ये H+ आयन और Cl माइनस आयन में ये विभक्त हो गया। तो उसके आर्हेनियस के अनुसार इन्होंने जो बोला था, तो अम्ल कौन होता है, एक ऐसा अणु, लिखते जाइए, जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन प्लस आयन या हाइड्रोजन धन आयन एवं ऋण आवेशित आयन में विभाजित हो जाता है, उसे अम्ल कहते हैं। ये किसके अनुसार है, आर्हेनियस के अनुसार है ना। अलग अलग वैज्ञानिक ने अलग अलग मत दिया था, तो अभी हम आर्हेनियस के अनुसार पढ़ रहे हैं। सेम उन्होंने क्षार के बारे में भी बताया था। तो क्षार उन्होंने किसको कहा था, आर्हेनियस महोदय ने क्षार कहा था। सेम वैसे ही जलीय विलयन में जब मतलब वे आयन या वे ऐसा अणु जो जलीय विलयन में क्या होते हैं, ऋण आवेशित आयन, हाइड्रोक्साइड आयन है ना, और धन आवेशित आयन में विभक्त हो जाते हैं। जैसे हम NaOH की बात करें तो NaOH के जलीय विलयन जब बनाएंगे हम, है ना, तो क्या होगा, ये Na+OH में टूट जाएगा, ये गर्म करेंगे तो। या हम इसका बात कर लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, अभी जो हम लोगों ने देखा था वो ज़्यादा याद रहेगा हमको। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो ये कैल्शियम 2 धन आयन प्लस 2 हाइड्रोक्साइड का माइनस आयन OH है, सॉरी, ये 2 हाइड्रोक्साइड का माइनस आयन। तो ये क्या हुआ, इसका जलीय विलयन जो है वो क्या हो गया, एक ऋण आवेशित OH माइनस आयन और एक धन आवेशित आयन में विभक्त हो गया। तो ये क्या हो गए, क्षार हो गया, ये आर्हेनियस महोदय के अनुसार। तो इसको भी नोट कीजिए आप, क्षार एक ऐसा अणु जो जलीय विलयन में ऋण आवेशित आयन, जलीय विलयन में ऋण आवेशित आयन, हाइड्रोक्साइड, कोष्टक में आप लिख लीजिए OH माइनस, और एक धन आवेशित आयन में वियोजित हो जाता है, उसे क्षार कहते हैं। और यही विद्युत चालन के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने अम्ल और क्षार दोनों को देख लिया। तो हमारे मन में एक सवाल आता है कि देखिए, जैसे हम लोगों ने बात किया
अम्ल का जब बात किया तो बोला कि जलीय विलयन में जब वो H+ आयन और एक ऋण आवेशित में जब ये टूट जाता है ना, ऋण आवेशित में जब टूट जाता है तो उसे हम लोग अम्ल कहते हैं। ये हम लोगों ने पहले देखा भी परिभाषा में। तो क्या सभी यौगिक जिसमें H+ आयन है या हाइड्रोजन धन आयन है वे अम्ल हैं? ये सवाल आता है। तो इसको आप ये भी बोल सकते हैं कि आर्रेनियस जो महोदय थे जिन्होंने ये सिद्धांत दिया था उसका ये एक त्रुटि या दोष भी बोल सकते हैं कि ये सब में ऐसा संभव नहीं होता है। इसलिए आगे चल के और अलग अलग वैज्ञानिकों ने अम्ल एवं क्षार को परिभाषित किया। ठीक है, तो क्या सभी यौगिक जिसमें हाइड्रोजन आयन है वे क्या अम्ल हैं? ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? देखिए HCl की अगर हम बात करते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की, तो ये तो समझ आ गया भाई कि इसमें H+ है और Cl- है, तो इसमें विद्युत का चालन हो रहा है, दोनों चीज़ें पूरा कर रहा है, तो ये क्या हो गए? ये अम्ल हो गए। लेकिन एक और हमारे पास उदाहरण है जिसको हम लोग ग्लूकोज बोलते हैं, C6H12O6। आप लोगों ने कक्षा 9वीं में पढ़ा होगा प्रकाश संश्लेषण चैप्टर में। ठीक है, तो ये देखिए C6H12O6 ये ग्लूकोज हुआ। जब ये टूटता है तो इसमें भी H+ आयन निकलता है ना, लेकिन इसमें विद्युत का चालन तो नहीं होता है। तो कहने का मतलब कि हर वो यौगिक जिनमें H+ आयन हो वो ज़रूरी नहीं है कि वो अम्ल ही हो। ठीक है, तो दोनों को उदाहरण आप लोग नोट कर लीजिए। HCl में होता है H+ आयन, तो इसमें विद्युत का चालन होता है, लेकिन ग्लूकोज जिसको हम लोग C6H12O6 बोलते हैं इसमें भी H+ आयन होता है, किंतु इसमें विद्युत का चालन नहीं होता है। तो अतः हम बोल सकते हैं कि हर यौगिक जिनमें हाइड्रोजन आयन है वो ज़रूरी नहीं है कि अम्ल हो। तो बस आज के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं। कल हम लोग और आगे पढ़ाई करेंगे जिसमें हम लोग बात करेंगे अम्ल एवं क्षार की प्रबलता के बारे में। तो उस वीडियो को भी ज़रूर आप मिस मत कीजिएगा। तो उसके पहले जो आज हम लोगों ने पढ़ा उसको एक बार रिव्यू कर लेते हैं। चलिए देखते हैं। तो देखिए, जैसे इसके ऊपर कुछ सवाल हैं। निम्नलिखित में से अम्लों की पहचान करना है। तो इसमें कौन कौन से अम्ल होंगे देखिए, आप लोगों को मैंने पढ़ाया है। तो HNO3 जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं, तो ये अम्ल हो गए। और दूसरा है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो ये 2 अम्ल हैं। और बाकी जो सोडियम कार्बोनेट है ये तो कार्बोनेट है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये क्या हो गए? क्षार हो गए। ठीक है, दूसरा देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल प्रबल अम्ल तथा अमोनियम हाइड्रोक्साइड दुर्बल क्षार है, समझाइए। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, अभी इसको हम लोग छोड़ देते हैं, बढ़िया से और पढ़ेंगे। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के कुछ टुकड़ों को सूखे लाल लिटमस पेपर पर रखा जाता है तब प्रारंभ में रंग परिवर्तन नहीं होता, किंतु कुछ समय बाद उसका रंग नीला हो जाता है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण वही है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो दुर्बल क्षार है, जिसके कारण धीरे धीरे उसका रंग जो है वो क्या होता है? लाल से नीला हो जाता है। तो इसको भी हम लोगों ने पढ़ा है। ग्लूकोज और स्टार्च के जलीय विलयन अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करते हैं, जबकि सल्फ्यूरिक तथा एसिटिक अम्ल करते हैं। क्यों? हम लोगों ने पहले ही देखा था, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि जो H+ आयन देते हैं वो हमेशा अम्ल ही हो। और इसके बारे में और मैं आपको थोड़ा और बता देता हूँ। जैसे हम लोगों ने पिछला उदाहरण से देख भी लिया था कि ग्लूकोज और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बारे में कि वो जल में विखंडित तो हो जाते हैं, किंतु पूर्णतः अम्लीय गुण दर्शाते नहीं हैं या अम्लीय गुण नहीं दर्शाते। ठीक है, अब इसका तीसरा का भी एक बार देख लेते हैं। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को सल्फ्यूरिक अम्ल प्रबल तथा अमोनियम हाइड्रोक्साइड दुर्बल क्षार है, बताइए। तो ये क्या होता है कि जब अम्ल या क्षार को जब जलीय विलयन में मिलाया जाता है ना, तो क्या होता है कि जो पूर्णतः आयनित हो जाता है। जैसे हम लोगों ने देखा था कि जब जलीय विलयन बनाया जाता है तो क्या होता है? अपने आयन में विभक्त हो जाता है। जैसे अम्ल जो होता है वो हाइड्रोजन धन आयन देता है, और क्षार जो होता है वो
हाइड्रोक्साइड है ना, OH माइनस आयन देता है। तो जो जल में पूर्णतः आयनित हो जाता है, मतलब जो जल में पूर्णतः टूट जाता है, वो क्या होता है, प्रबल अम्ल होते हैं। और जो जल में आंशिक रूप से विभाजित होता है उसे हम लोग दुर्बल क्षार कहते हैं ना। तो प्रबल क्षार तो उसको ही कहेंगे जो पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, है ना, OH माइनस आयन के रूप में। तो ये हो गया उत्तर इसका दूसरा का। तो अब इसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे अम्ल एवं क्षार के विलयन कितने प्रबल होते हैं उसके बारे में, pH मान क्या है उसके बारे में। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो समझ आया होगा। और अगर आपका कुछ सुझाव है या आप लोग कुछ और इसमें वैल्यू एडिशन चाहते हैं तो मुझे कमेंट ज़रूर करें। और साथ ही अपने दोस्तों को इस वीडियो के बारे में बताएं और शेयर करें, तो कि उनको भी बताएं कि ऐसा पढ़ाई हो रहा है और आप भी अपना पढ़ाई करते रहें, वो भी बिना किसी खर्च के, बिना कहीं गए, आराम से घर में बैठ के पढ़ाई कीजिए और सुरक्षित रहिए। ओके बच्चों, बाय।